नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का यहाँ पर जो चैप्टर है उष्मा एवं ताप का चैप्टर। ये सारे चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो मैंने आपको इसका बना दिया हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था उत्तोलक एवं साधारण मशीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं उष्मा एवं ताप यानी कि हीट एंड टेम्परेचर के टॉप 100 क्वेश्चन हम देखने वाले दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो चैप्टर उष्मा एवं ताप हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले उसका थ्योरी दिया गया है, तो हम केवल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, थ्योरी मैं किसी और वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी इसमें जो है जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखने का जो मतलब वो मेरे पास सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आइए जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप जो फार्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9 से वो फार्मूला लगा कर आप जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक गैस के दाब 770 mm पारे में उसका आयतन 403 cc है। यदि आयतन 341 cc हो जाता है तो दाब का निर्धारण कीजिए। तो कितना दाब आएगा? तो 910 mm आएगा। 770 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 910 आएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, ये जो है दाब दिया है और आयतन दिया है, यानी कि दाब और आयतन में जो संबंध होता है ना कि PV बराबर nRT दोस्तों, PV बराबर nRT होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप उसको लगा, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आप जो है P1/P2 बराबर V2/V1 से इस फार्मूले को मतलब इसको यूज करके आप जो है इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो 910 mm आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 120 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। तभी आप बदल सकते हैं C/5 बराबर F - 32/900 क्वेश्चन से बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तापमान का SI मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स केल्विन है तापमान का SI मात्रक। उष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल होता है। ठीक ना, जूल होता है उष्मा का SI मात्रक। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो एंडर्स सेल्सियस है। एंडर्स सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल के आविष्कारक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर आता है। तो 0.1 जो है वो 0.1 इसको हम कह सकते हैं कि इसको आप बदलेंगे भिन्न में, तो 1/10 1/10 जो है हिस्सा जो है पानी के बाहर आता है। परसेंट में बात करें तो 10% जो है पानी के बाहर आता है, 90% पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए जो है कितना यांत्रिक कार्य करना होता है? फ्रेंड्स तो इसको याद रखिएगा, 336 जूल कार्य करना होता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए 336 जूल यांत्रिक कार्य करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। ठीक है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का जो क्वथनांक है वो जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है क्वथनांक। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण के द्वारा जो है यात्रा करती है। ठीक है दोस्तों, विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है वो कौन सा मंडल है? तो ऑप्शन नंबर 3 समताप मंडल है। समताप मंडल। ठीक है, तापमान में बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 संवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लगा सकते हैं C/5 बराबर F - 32/9 के फार्मूला से। अगला क्वेश्चन है गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है, जो उसका लेटेंट हीट होता है, गुप्त जो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है जो कि ऊष्मा को आदान प्रदान नहीं करता अधिकतर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तो तांबा, लकड़ी, पारद, एल्युमिनियम। ऑप्शन 2 का मतलब करते हैं लकड़ी जो है वो विद्युत रोधी है, इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता होती है। दाब के कारण जो है भिन्नता होती है तरल पदार्थों के क्वथनांक में। ठीक है ना, दाब जब दाब बदलेगा तो क्वथनांक भी बदलेगा।
अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या रहता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, तापमान नियत रहता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री बराबर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है शुद्ध जल जो है वो जम जाता है। ठीक है, ये शुद्ध जल की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? याद रखिएगा, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है वो किस पर निर्भर करती है? तो केवल उनके ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ऊष्मा हमेशा जो है दोस्तों अधिक तापमान से जो है निम्न तापमान की ओर जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर की जो है वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि जैसे जैसे हम जो है पृथ्वी के अंदर जाएंगे प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अगर आप 32 मीटर नीचे जाएंगे तो अगर टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस है तो उसके बाद जब जाएंगे जो है 64 मीटर पर जाएंगे तो जो सेल्सियस होगा वो 37 से यानी 38 से 39 हो जाएगा। 37 आएगा तो 38, 38 से 39 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? तो एबोनाइट जो है वो विद्युत का चालक नहीं है दोस्तों। पारा, मैग्नीज और लोहा विद्युत का चालक है तीनों। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 अवरक्त विकिरण के रूप में। जो पृथ्वी की सतह है दोस्तों अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में जो है ऊष्मा उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर 2 निम्न दाब तथा उच्च ताप के रूप में क्रिया कर सकती है दोस्तों। ठीक है ना। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में यानी कि निम्न दाब एवं उच्च ताप में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। यानी कि क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए कब जो है कब एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में बन जाती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर, यानी कि प्रेशर एकदम कम किया जाता है और टेम्परेचर एकदम बढ़ा दिया जाता है, तब जो आदर्श गैस बन जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जा सकता है? तो ऑप्शन 2 अवरक्त किरण, अवरक्त तरंगे का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटता क्या लगभग समय लगता है दोस्तों? तो देखिए 8.311 मिनट लगता है, 8.311 मिनट से लगता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समृद्ध तंत्र क्लोज सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? सम आयतनिक प्रक्रिया। अगर आयतन स्थिर रहता है तो उसको हम सम आयतनिक प्रक्रिया या आइसोकोरिक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहा है दोस्तों। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों जो पाठ्यांक समान होते हैं। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ऊष्मा का प्रवाह किसके अंतर के परिणाम स्वरूप होता है? तो आयतन, ऊष्मा का प्रवाह आयतन अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में सामान्यतः किस शीतलक का यानी किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियान का प्रयोग किया जाता है, फ्रियान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ है तो कौन सा है? पारा है। क्या है? पारा। अगला क्वेश्चन 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों। और 1 कैलोरी में 4.2 होता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक जल के आयतन यानी कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा जब 9 से हम 3 तक करेंगे तब। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? ये मतलब सर्वसामान्य, मतलब सभी लोग जानते हैं इसको कि उतना ही पानी रहेगा, पानी का लेवल कम नहीं होगा न ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों जो पानी है, पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, उसका जो आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए जो है बोतल क्या टूट जाती है। ठीक है ना। यानी कि फ्रिज में अगर आप बोतल में पानी भर कर रखेंगे दोस्तों, उसको एकदम नकारात्मक भर देंगे, बंद कर देंगे दोस्तों, तो उसको रखेंगे तो बोतल जो है थोड़ा सा मतलब फट भी सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो घटना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है, इसलिए बर्फ जो है जो 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उसे उबलने का जो बिंदु होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, जो क्वथनांक होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि पहले ही कमी टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? दोस्तों क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी जो है वो मतलब कम अधिक ताप पर उबलने लगता है, पानी उसमें दाब जाते हैं तो कम ही तापमान पर वो उबलने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम लिखा है, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, तो यहाँ पहला वाला करेक्ट होगा ना, पहला वाला। चलिए देखते हैं इसमें से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? तो ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना, न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न की जा सकती है उसको, ठीक है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री पर, ठीक है ना। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है, इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 98.6 जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है, संवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 पारा जो है करेक्ट है, पानी, ईथर, बेंजीन, तो पारा सबसे अधिक अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, समान मोटाई कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? तो दोनों परतों के बीच जो है संफुटित वायु के कारण, यानी जो फ्रेंड्स दोनों कपड़े के बीच में जो है वायु बढ़ जाता है, वायु जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वो ज़्यादा जो है ऊष्मा को मतलब जाने नहीं देता है, अपने से थ्रू नहीं जाने देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों ये ताप का कम अवशोषण करते हैं फ्रेंड्स, ये जो अपने ऊपर आने वाले अधिकतर प्रकाश को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बहुत ही कम अवशोषण करते हैं, ठीक है ना, इसलिए जो है ग्रीष्म काल में हमें जो है सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, तो गर्मी हमें कम लगेगी। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस टाइम ब्लैक पहना हूँ, मुझे गर्मी लग भी रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है, क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है, कहाँ होता है? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्स्थापन एवं दूरमिति में होता है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि दोस्तों वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है, तो वो जो वाष्पीकरण की जो फ्रेंड्स दर होती है ना वो किस पर निर्भर करती है? तो जो है किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? देख सकते हैं कि वाष्पीकरण दर तेज होती है, यानी कि तेज हवा होती है तो हवा पर भी निर्भर करता है, और लाइट प्रकाश पर निर्भर करता है, जितना अधिक प्रकाश होगा वाष्पीकरण की दर उतना अधिक होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, हवा पर निर्भर करता है, तो ये सब बातें हैं, ठीक है, रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी जो पसीना होता है दोस्तों तो क्या होता है कि वो जो है सूखता नहीं है, तो हम लोग बहुत ही मतलब उसको हम क्या कहते हैं, मतलब उसको भोजपुरी में अपने भाषा में क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही मतलब अवसरा है ना, ऐसे कुछ कहते हैं आप, मतलब आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताइएगा। मतलब जो गर्मी में क्या होता है फिर नहीं होता, मतलब बरसात रहता है, हल्का बरसात रहता है तो उसमें जो है होता है कि मतलब पसीने से सूखता भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाप से अधिक हाथ जलता है लेकिन अपेक्षाकृत उबलते जल से, मतलब अगर उबलते जल से आप जलेंगे उतना ज़्यादा नहीं बुझाएगा, लेकिन अगर जो है भाप से जलेंगे तो ज़्यादा जलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, पानी के किसी द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है दोस्तों? तो आयतन जो है पहले घटता है, बाद में फिर बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस दोस्तों द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जिस रात में अगर आप देखेंगे कि अगर आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, तो उससे हम मेघाच्छादन करते हैं। और अगर बादल नहीं छाए होते दोस्तों तो मौसम क्या होता है? ठंडा रहता है। अगर बादल नहीं है आसमान में तो मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन अगर बादल रहेंगे आसमान में दोस्तों तो जो रात होगा वो गर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों इसका कारण क्या है कि विकिरण, इसका कारण है विकिरण। ठीक है ना, क्योंकि जो उष्मा होता है दोस्तों, गर्मी जो पृथ्वी का उष्मा होता है ना, विकिरण के कारण जो है वो आसमान में चला जाता है। अगर बादल रहेगा तो बादल से उष्मा लड़ के जो है वापस पृथ्वी पर ही आ जाती है, पृथ्वी पर ही ठहर जाती है, इसलिए जो है उस समय मौसम क्या आता है? गर्म रहता है। अगर बादल नहीं रहेगा तो जो है उष्मा विकिरण के कारण जो है वो आसमान में चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो रात होगा वो ठंडा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो एल्कोहल, पारद, ईथर, पानी। तो पारद यानी दोस्तों की Hg यानी कि पारा। ठीक है ना, तो सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वान यानी कि सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है ना वे उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आंशिक रूप से उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अधिकतर जो प्रकाश होता है उसे वो परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफ़ेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। यानी दोस्तों अगर सफ़ेद है और चिकना भी है तो प्रकाश को अधिक से अधिक प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा दोस्तों। ठीक है ना, वो उस जो मतलब अवशोषित नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो खराब अवशोषक है लेकिन अच्छा परावर्तक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट उष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट उष्मा का मान सर्वोच्च होता है दोस्तों। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है दोस्तों। क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो क्या फटती है? पाइप फटती है और कुछ नहीं फटती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? ताप वैद्युत तापमापी का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ समेत कांच के एक गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, क्यों दिखते हैं दोस्तों? क्योंकि जो है वायु की नमी गिलास के ठंडे ताल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है दोस्तों। जैसे कि आपका मतलब गर्मी के दिनों में, इस समय गर्मी चल रहा है, तो आप जो है कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं दोस्तों, तो उसके बॉटल के ऊपर जो है वो पानी की बूंदें बनकर जो है नीचे टपकती रहती है। तो वो पानी एक्चुअली बॉटल के ऊपर आती कहाँ से दोस्तों? तो वो वायुमंडल की जो वायुमंडल में जो जो गैस है, जो द्रव की बूंदें होती है जो नहीं दिखाई देती हैं, वही जो है ना उसके संपर्क में जब आती हैं बॉटल के, तो वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर जो है वो जम जाते हैं दोस्तों, यानी कि वो पानी की बूंद बन जाती है दोस्तों। क्योंकि उस समय तो वो गैस के रूप में होती है, लेकिन जब ठंडा से संपर्क में आती है तो वो जो है वो मतलब संघनित हो जाती हैं, तो जो पानी की बूंद में बन जाती हैं वो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही कारण है उसका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए ताप युग्म का आधार सिद्धांत क्या है? तो सीबेक इफेक्ट, सीबेक प्रभाव पर जो है ताप युग्म जो है इसका सिद्धांत है सीबेक प्रभाव। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों? ठीक है ना, तो देखिए पहला कथन है कि पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है। ठीक है, दूसरा है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। तीसरा है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता ही है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ता है। ठीक है, और पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा है। तो इसको आप जो है Q बराबर MC डेल्टा T होता है ना, उस फार्मूला से आप इसको लगा सकते हैं। तो 80,000 कैलोरी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताप पैमाने में डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध क्या होता है? फार्मूला पूछा है दोस्तों, C/5 बराबर F-32/9 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो जूल प्रति केल्विन। उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? मात्रा क्या है? जूल प्रति केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, क्रायोमीटर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल कर दिया है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 4 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया था, दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्पात का रंग 1250 डिग्री सेल्सियस पर सफ़ेद हो जाता है, यह केल्विन तथा फारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो 1250 डिग्री सेल्सियस को दोस्तों आपको केल्विन और फारेनहाइट में बदलना है, तो आप फार्मूला यूज करिएगा C/5 बराबर F - 25/9, ठीक है फ्रेंड्स। और उस जो है उसके बाद केल्विन K - 273/5, इसको आप लगाएंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला 1523 केल्विन आएगा, 2282 डिग्री फारेनहाइट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक 200 ग्राम लोहे के पिंड का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 725 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो 14000 कैलोरी आएगा दोस्तों, ठीक है ना। उसको आप लगा देंगे Q बराबर mc∆T से, तो इसको मतलब ये आ जाएगा, ऊष्मा की मात्रा ये निकालना है। अगला क्वेश्चन है, 500 ग्राम पानी का तापमान 0 से 100 तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप उसी फार्मूला से लगा लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही दिया है कि 200 ग्राम तांबे के पिंड को 30 से 60 तक गर्म करने में 300 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो उस तांबे का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, यानी कि जो mc या ms∆T होता है, तब यहाँ से आपको c का या s का मान पूछा है, तो उससे अब इसको भी लगा लेंगे, ठीक है ना। एल्युमिनियम के एक बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा 0.2, यानी कि आपको यस का मान दे दिया है, तथा द्रव्यमान का मान दे दिया है। जल तुल्यांक एवं ऊष्मा धारिता क्या होगी दोस्तों। तो इसका जल तुल्यांक 40 ग्राम और 20 कैलोरी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो जो भी मतलब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसको दोस्तों सब देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास फार्मूला याद रखेंगे दोस्तों, तो मतलब आपको समान ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो भी हमारे जो थ्योरी वाला प्रश्न होंगे, हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है काला और खुरदरा होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। ये पूछ रहा है कि किस नियम के अनुसार सभी पूर्ण गैसों के आयतन में तापमान प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस अंतर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके वास्तविक आयतन का 1/273 के बराबर परिवर्तन होता है जब दाब स्थिर है। तो ये कौन सा नियम है, किसका नियम है, ये चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम परिभाषित करता है, तो तापमान को परिभाषित करता है, किसको, तापमान को, टेम्परेचर को। आदर्श गैस समीकरण क्या दोस्तों, तो PV बराबर nRT या mRT जो भी कहिए, PV बराबर mRT, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंध स्थापित करता है, तो ऊष्मा कार्य और तंत्र के गुणधर्म के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, याद रखिएगा, ऊष्मा कार्य और तंत्र के गुणधर्म के बीच जो है वो संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम परिभाषित करता है, तो एंट्रोपी क्या करता है, एंट्रोपी को परिभाषित करता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, नियत दाब P पर गैस के प्रसार के दौरान आयतन V1 से V2 तक किया गया कार्य है, तो P V2 - P1 दाब दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा दोस्तों, दोनों का आप जो इससे किया गया कार्य निकाल सकते हैं, P V2 - V1। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका नियम है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बस याद रखिएगा उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की आणविक गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो T के जो है किसी गैस की आणविक गतिज ऊर्जा किसके समान होती है, टाइम पीरियड मतलब T के जो है समानुपाती होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर T, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाप के निम्न गुणों में से किसका व्यवहार गैस जैसा है, तो अति तप्त। भाप के निम्न गुणों में से किसका व्यवहार गैस जैसा है, तो अति तप्त का दोस्तों क्या है, व्यवहार जो है वो व्यवहार गैस जैसा है, ठीक है दोस्तों। देखिए सब क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिया कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। उस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से इसमें से आपको जो है 2-3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो अगला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का चैप्टर दोस्तों है, ठीक है। तो इस वीडियो को यानी कि इस चैप्टर को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देख लेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा आपको जो है ये वीडियो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन जो है मतलब मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आप जो है ये चैप्टर को मतलब इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग बताइएगा कि क्या मैं इसका बना दूं या नहीं बनाऊं, ठीक है, केवल क्वेश्चन कराऊं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों यारों को शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी मतलब सब शेयर करना है सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को आपने देखा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगर आप और भी कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पूरा फिजिक्स क्वेश्चन में दोस्तों पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा जाकर चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो भी जो थ्योरी है, जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन दोस्तों मैं सारे जो है अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, उसको भी जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने का बहुत धन्यवाद। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। द चैंपियंस के नाम से ही टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।